हानिया के बारे में क्या सोचा है तुमने? पापा की आवाज में एक दर्द सा छुपा था। रज़िया बेगम एक गहरी आह भर के फारूक साहब की बातों के जवाब में कहने लगी, हानिया के बारे में सोच के दिल में जो दर्द उठता है, इसका मैं क्या करूं? शादीशुदा होने के बावजूद मेरी बेटी अपने मैके में पड़ी है। कैसी फूटी किस्मत पाई उसने। वो खुशी जो थोड़ी देर पहले इस घर में नाच रही थी, शायद कहीं गायब हो चुकी थी। तो भेज दो इसे फिर से इस जहन्नुम में दोबारा। पहले भी तो तुम्हारी वजह से ही ये सब देखना और पड़ा दोष था। देती हो इसकी किस्मत को। रज़िया बेगम, आइंदा कभी हानिया की किस्मत को दोष मत देना। पापा की आवाज़ भराई हुई थी। नसीब कभी किसी का ख़राब नहीं होता, क्योंकि किस्मत तो अल्लाह ने बनाई और इसके हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। इंशाअल्लाह हमारी हानिया की किस्मत में भी कुछ अच्छा ही लिखा होगा। जभी तो इससे आगे हानिया के अंदर सुनने की हिम्मत नहीं थी। वो लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। कमरे में जीरो पावर के बल्ब की वजह से मध्यम सी रोशनी थी, इसलिए इसके चेहरे का उतार चढ़ाव आत्मा से छुप गया। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और सिसकियों में रोने लगी। इसकी उस सिसकी की आवाज़ सुनकर आत्मा की आंख खुल गई। वो परेशान होकर हानिया के पास चली आई। हनी, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है मेरी जान? आत्मा, प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। वो चादर अपने ऊपर डालकर सोने लगी। हनी, नाराज हो मुझसे? आतिफा को लगा वो इससे नाराज है, इसलिए अपने कान पकड़ के इसके सामने उठक बैठक करने लगी। हनी, मैं अपने कान पकड़ के तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी माई स्वीट सिस्टर। वो मुसलसल उठक बैठक कर रही थी। हानिया को इस पर प्यार आ गया। अपने आंसू साफ करते हुए हानिया ने आतिफा को गले लगा लिया। और वैसे भी जब तक वो आतिफा को माफ़ नहीं कर देती, आतिफा इसका पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा ये बताओ, तुम रो क्यों रही थी? आतिफा इसे फिर मुश्किल में कुछ डाल नहीं मेरी जान, बस यूं ही मेरी आंखों में जलन सी हो रही थी, इसलिए पानी बह निकला। वो अपने दर्द को साफ छुपा गई। अच्छा चलो अब सोते हैं, बहुत रात हो गई है, सुबह जल्दी उठना भी है। वो दोनों अपने अपने बिस्तर में घुस गई सोने के लिए। आतिफा हानिया से माफ़ी मांगकर इत्मीनान की नींद सो गई, मगर हानिया को सारी रात नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटी करवटें बदलती रही। सुबह जाने कब इसकी आंख लग गई। अलार्म बजने पर वो उठ के बैठ गई। जल्दी से तैयार होकर वो रज़िया बेगम को खुदा हाफिज कहकर ऑफिस निकल गई। आज इसने आतिफा को उठाना जरूरी नहीं समझा। ऑफिस में भी इसका मन नहीं लगा। सारा दिन दिल व दिमाग दोनों बोझल बोझल सा रहा। ऑफिस की छुट्टी होते ही मसरूर साहब के केबिन की तरफ चल पड़े। मसरूर साहब अपने केबिन से निकल ही रहे थे, हानिया को आते देखकर रुक गए। करीब आकर हानिया ने मसरूर साहब को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ बेटा? कोई काम था मुझसे? नहीं अंकल, कोई काम तो नहीं, बस नजमा आंटी की याद आ रही थी। वो कुछ झिझकते हुए कहने लगी, अरे बेटा इसमें इतने परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मैं घर ही तो जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ ही चली चलो। मसरूर साहब बैग उठाया, ऑफिस से बाहर निकल आए। हानिया भी इनके पीछे ही चल पड़ी। जाने क्यों वो जब भी किसी टेंशन में होती सीधी मसरूर साहब के घर पहुँच जाती। कुछ देर नजमा आंटी के साथ बैठ के इनसे बातें करके इसका मन हल्का फुल्का हो जाता था। आज भी उसे एक ऐसी ही कांधे की ज़रूरत थी जिस पर सर रख के वो कुछ देर रो ले। वो गहरी सोच में थी, कब घर आए से पता ही ना चला। मसरूर साहब घर के गेट पर गाड़ी रोक के इसे अंदर आने का इशारा करके गाड़ी लेकर चले गए। गाड़ी से उतर के इसने डोरबेल बजाई। बेल देने की थोड़ी देर बाद ही दरवाज़ा खुल गया। नजमा आंटी इसे सामने देखकर खुश हो गई और इससे अंदर आने को कहा। अस्सलाम वालेकुम। हानिया सलाम करके अंदर चली आई। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई तुम? वो इसे सोफे में बैठने का कहकर खुद इसके बराबर में बैठ गई। हानिया इनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। और सुनाओ हानिया, घर में सब कैसे हैं? रज़िया की तबीयत कैसी है? जी आंटी सब ठीक है, बल्कि आज कल तो मम्मा बहुत खुश हैं। क्यों, कोई खुशी की खबर है क्या? नजमा बेगम हैरत से पूछ रही थी। जी, लंदन से इम्तियाज़ मामू आ रहे हैं। ओह, फिर तो रज़िया बहुत खुश होगी। वह गहरी सोचों में गुम होकर कहने लगी। वो और नजमा बेगम अपने बातों में मगन थी, तभी मसरूर साहब दोनों हाथों में शॉपर लिए घर में दाखिल हुए और नजमा बेगम को पकड़ा दिया। नजमा, इतने दिनों बाद हानी आई है, इसे कुछ खिलाओगी नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? इतने दिनों बाद मेरी बेटी मेरे घर आई है और मैं इसे कुछ खिलाऊं पिलाऊं नहीं? ऐसा हो सकता है? वो इसे प्यार से पुचकारने लगी। आंटी ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अब चलूँगी। हानिया रात होते देखकर कहने लगी, अरे बेटा इतने दिनों बाद तो तुम आई हो, खाना खाकर जाना। मसरूर साहब इसे ज़बरदस्ती रोकने लगे। नजमा आंटी भी इसरार करने लगी तो वो थोड़ी देर के लिए रुक गई। मसरूर अंकल और नजमा आंटी के साथ बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। खाना खाकर वो नजमा आंटी को खुदा हाफिज कहकर मसरूर साहब के साथ निकल गई। हानिया की लाख मना करने पर भी मसरूर साहब इसे घर तक छोड़ने आए। वो इनकी गाड़ी से घर के गेट पर ही उतर गई। खुदा हाफिज कहकर इन्हें जाने को कहा और वो डरते डरते घर के अंदर आ गई। एक तो देर हो गई थी, दूसरा वो मसरूर साहब के साथ घर लौटी थी। मम्मा ये सब कुछ देख लेती तो इसकी शामत आ जाती। देर हो जाने की वजह से सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए थे, सिवाय मम्मा की। टीवी लॉन्च में बैठी मम्मा इसका इंतजार कर रही थी। हानिया को अंदर आते देखकर कहने लगी, हानी खैरियत तो है ना? बेटा आज तुमने बहुत देर कर दी। वो मम्मा मैं ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम था, इसलिए वो साफ झूठ बोल गई। अच्छा चलो तुम फ्रेश हो जाओ,
मैं खाना लगाती हूँ। वो किचन की तरफ जाने लगी। हानिया ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया और कुछ कहे बगैर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। रज़िया बेगम इसे खामोशी से जाते हुए देखती रह गई। इम्तियाज साहब कराची आ चुके थे और आज इन्हें रज़िया बेगम के घर आना था। रज़िया बेगम अपने भाई के आने की खुशी में सुबह से किचन में मसरूफ़ थी। आतिफा भी इनके साथ अच्छे अच्छे खाने पकाने में मसरूफ़ थी। फारूक साहब भी आज ऑफिस से छुट्टी लेके घर पर थे। हारिस मामू के आने की खुशी में कॉलेज से जल्दी घर आ गया था। हानिया के लाख कोशिश के बावजूद उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई थी, पर वो जल्दी आने का कहकर गई थी। शाम होते ही डोरबेल बजी। रज़िया बेगम दौड़ के दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाज़ा खोला तो सामने इम्तियाज़ साहब अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़े थे। इतने अरसे बाद बहन भाई मिल रहे थे। दोनों एक दूसरे को एक टक देखे चले जा रहे थे। फारूक साहब जो रज़िया बेगम के पीछे आ रहे थे, रज़िया बेगम को झिझोड़कर कहने लगे, रज़िया भाईजान को अंदर तो आने दो, फिर जी भर के देखते रहना। फारूक साहब की आवाज़ पे इम्तियाज़ साहब भी होश में आ गए। रज़िया बेगम सलाम करके इम्तियाज़ साहब का हाथ पकड़ के अंदर ले आई। वो अपने भाई को अपने सामने देखकर बहुत खुश थी, और क्यों ना होती, दोनों बहन भाई पूरे 15 साल बाद मिल रहे थे। इम्तियाज़ साहब को ड्राइंग रूम में बैठाकर सवालों पर सवाल की बुछाड़ शुरू कर दी। कैसे हैं भाईजान, भाभी बच्चे कैसे हैं, वो लोग क्यों नहीं आए? इम्तियाज़ साहब रज़िया के सवालों पर मुस्कुराकर कहने लगे, सारे सवालों का जवाब एक एक करके दूं या सब कुछ एक साथ कह दूं? इम्तियाज़ साहब की बात सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे फारूक साहब, आतिफा, हारिस सब खिलखिला के हंस पड़े। रज़िया बेगम ने अपने बातों में इन सबको इम्तियाज़ साहब से सलाम व दुआ भी नहीं करने दी थी। इनकी खामोश होने पर फारूक साहब आगे बढ़कर सलाम करके इम्तियाज़ साहब के गले मिलकर इनके बराबर वाले सोफे पर बैठ गए। सबके सलाम का जवाब देकर वो रज़िया बेगम को मुखातिब करके कहने लगे, रज़िया ये अपना हारिस है ना जो हर वक्त मेरे साथ चिपका रहता था? उठ के हारिस को प्यार करने लगे, कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। फिर आतिफा के सर पे हाथ रखा और कुछ याद आने पर रज़िया बेगम की तरफ मुड़े और कहने लगे, हानिया तो अपने घर पर होगी, इससे भी बुला लेती। रज़िया बहुत दिल चाह रहा है इससे मिलने का, वो बोल रहे थे और सब हैरत से इनका मुंह देख रहे थे। इनसे क्या कहें कि हानिया पूरे 1.5 साल से यहीं रह रही है। वो सबको परेशान देखकर पूछने लगे, क्या बात है रज़िया, इसे पता तो है ना कि मैं आ रहा हूँ। वो बचपन से ही हानिया को बहुत चाहते थे और इसे अपनी बहू के रूप में देखने की ख्वाहिश भी रखते थे, लेकिन रज़िया बेगम कुछ और ही चाहती थी, इसलिए इन्होंने अपनी ख्वाहिश अपने दिल में ही छुपा रखी थी। रज़िया बेगम, भाईजान को आए काफ़ी देर हो गई है, खाने का बंदोबस्त करो। फारूक साहब मौजू बदलने की कोशिश करने लगे। इम्तियाज़ साहब आप फ्रेश हो जाएं, खाना खाकर आराम से बैठ के बात करते हैं। रज़िया बेगम भी फौरन ही उठ गई। इससे पहले कि इम्तियाज़ साहब कुछ और पूछते, वो आतिफा को लेकर किचन की तरफ चल पड़ी। खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लगा ही रही थी कि हानिया भी ऑफिस से लौट आई। फ्रेश होकर वो भी किचन की तरफ चली आई। आतिफा सलाद बनाने में मसरूफ थी और मम्मा गर्मा गर्म रोटी बनाने में। मम्मा आप हटे, मैं रोटियां बनाती हूँ, वो मम्मा को हटाते हुए कहने लगी। हनी बेटा मैं बना लूँगी रोटियां, तुम जाकर मामू से मिला, वो तुम्हारा ही पूछ रहे थे। और हाँ, इन्हें अपने बारे में कुछ मत बताना, कह देना मैं कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। रज़िया बेगम हानिया से नजर चुराते हुए कहने लगी। जी अच्छा। वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई और खामोशी से हारिस के कमरे की तरफ चल पड़ी जहाँ मामू ठहरे थे। कमरे के अंदर आगे से मामू कहीं दिखाई नहीं दिए, शायद वो फ्रेश होकर वो नीचे जा चुके थे। वो कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी, तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और मामू बाहर आए। मामू को देख के इसने सलाम किया और मामू के गले जा लगी। इसकी आंखें भराई हुई थी। जिस तरह मामू इससे बहुत चाहते थे, इसी तरह वो भी मामू से बहुत प्यार करती थी। कैसी है मेरी हनी, इम्तियाज़ साहब इसके सलाम का जवाब देकर इससे पूछ रहे थे। ठीक हूँ मामू, आप सुनाए कैसे हैं? जाकिर भाई, अयान, नईमा, बिस्मा और ज़ुबैर सब कैसे हैं? ममानी नहीं आए आपके साथ? वो मामू को अकेले देख के सबका पूछने लगी। कब आए हैं बेटा? सिर्फ जाकिर और नईमा नहीं आए, वो दोनों शादी के बाद बहुत कम ही कहीं आते जाते हैं। अपने अपने गृहस्थी में इतने मसरूफ़ हो गए कि इनके पास हमारे लिए भी टाइम नहीं है। तुम्हारी मामी, अयान, बिस्मत, जुमैर कुछ दिनों के लिए अपने मामू के घर रुक गए हैं, 2-3 दिनों में आ जाएंगे सब। इम्तियाज़ साहब का अंदाज कुछ बुझा बुझा सा था। मामू मैंने भी आपको किन बातों में लगा लिया? मम्मा नीचे खाने पर वेट कर रहे। पहले खाना खाते फिर आराम से सारी रात आपसे बातें करूंगी। कल तो वैसे भी मेरी छुट्टी है। तुम्हारी छुट्टी? छुट्टी किस बात की? वो हैरत से इसकी शक्ल देख रहे थे। अचानक से कर्ण लगा, वो बेध्यानी में क्या बोल गई थी। इम्तियाज़ साहब इसे चुप देखकर कहने लगे, हानिया बेटा कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? वो घबरा गई। नहीं मामू, ऐसी तो कोई बात नहीं। टर्न टर्न मामू के मोबाइल की बेल बजने पर वो बाल बाल बज गई, वरना मामू ने इससे पूछकर ही दम लेना था। इम्तियाज़ साहब मोबाइल उठाने बड़े, जो मुसलसल बज रहा था। शायद कोई बेताब था इनसे बात करने के लिए, तभी मुसलसल घंटी बज रही थी। हेलो, हाँ बोलो, मैं पहुंच गया हूँ, ठीक हूँ, भेज देना, ओके खुदा हाफिज़। इम्तियाज़ साहब ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और हानिया की तरफ मुतवज्जह हुए। तुम्हारी ममानी थी, ज़ुबैर छोटे बच्चों की तरह इन्हें तंग कर रहा है मेरे पास आने के लिए। मैं इसे बताए बगैर ही यहाँ आ गया, वो मेरे बगैर रहता नहीं है। वो हानिया के साथ सीढ़ियाँ उतरते हुए कहने लगे। डाइनिंग टेबल पर सब इनका इंतजार कर रहे थे। मामू को आते देखकर मम्मा ने खाना निकालना शुरू कर दिया। आज का सारा खाना मामू की पसंद का था और मम्मा ने बनाया था। खाना खाकर सब टीवी लॉन्च में चले आए।
इम्तियाज़ साहब ने बहुत अरसे बाद अपनी बहन के हाथ का खाना खाया था। वो मुसलसल तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। सबकी टीवी लॉन्च में जाने के बाद आतिफा और हानिया बर्तन समेटने में लग गई। हनी, तुम चाय बना लो, जब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। आतिफा बर्तनों को बेसन में रखते हुए कहने लगी।